तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अकाउंट्स। पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, व्हाट इज़ अकाउंट्स। अकाउंट्स क्या होता है? अकाउंट्स इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन अंडर अ पर्टिकुलर हेड। अकाउंट में हम क्या करते हैं? ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। ट्रांजेक्शन्स क्या क्या होगी? जो भी हम सेल परचेज करते हैं वो सारी ट्रांजेक्शन होगी अंडर अ पर्टिकुलर हेड। पर्टिकुलर हेड मतलब जैसे मान लो कैश से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? कैश अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। तो पर्टिकुलर हेड क्या हो गया? कैश अकाउंट। और सारी ट्रांजैक्शंस किससे रिकॉर्ड कर देंगे? कैश से रिलेटेड। होप आपको समझ में आ गया होगा। पर्टिकुलर हेड मतलब जिस हेडिंग के अंदर जो चीज़ें आएंगी उससे रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन हम उसमें रिकॉर्ड कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मशीन से रिलेटेड ट्रांजेक्शन सारी किस में रिकॉर्ड होंगी? मशीन अकाउंट में। तो मशीन अकाउंट क्या हो गया? पर्टिकुलर हेड हो गया मशीन अकाउंट। होप आपको समझ में आएगा। सेकंड क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, व्हाट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग कौन सी ट्रांजैक्शन हम आइडेंटिफाई करेंगे? ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ये आप ध्यान रखिएगा, जिसमें सेल परचेज हो, सिर्फ हम उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ठीक है। दूसरा है मेजर, जिसे हम मेजर कर सकते हैं किसमें? मनी के टर्म्स में। तो क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शन नहीं आएंगे जिसमें मनी इन्वॉल्व हो, सिर्फ वही आएगा। थर्ड के फिर हम ट्रांजैक्शंस को क्या कर लेंगे? रिकॉर्ड कर लेंगे। रिकॉर्ड किस में करते हैं? सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। कैसे करेंगे हम आगे पढ़ेंगे, अभी आप ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम क्लासीफाई करेंगे। क्लासीफाई किस में करते हैं? लेजर में। लेजर अकाउंट जब बनाते हैं, यानी कि कैश से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन कैश अकाउंट में हम क्लासीफाई कर देंगे। सेल से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन हम सेल्स अकाउंट में क्लासीफाई कर देंगे। उसके बाद हम समराइज़ करेंगे। समराइज में हम कौन कौन से अकाउंट बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, इसमें हम समराइज करते हैं जो भी साल भर जो भी ट्रांजैक्शन हुई, हम ईयर एंड में ये 3 अकाउंट बनाते हैं। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे। इनको एनालाइज करके क्या निकालेंगे? हमारे पास कितने लॉस हुआ, हमारा कितना प्रॉफिट हुआ, इंटरप्रेट करेंगे, उनको समझेंगे अच्छी तरीके से। और उसके बाद एंड कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन टू द फाइनल यूज़र। और उसके बाद में जो भी इन्फॉर्मेशन पता चलेगी हम यूज़र्स को बताएंगे। यूज़र्स कौन होते हैं? जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं। 2 तरीके के यूज़र होते हैं, इंटरनल यूज़र जो यूज़ करते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को, और एक हो गया एक्सटर्नल यूज़र। एक्सटर्नल यूज़र, इंटरनल में कौन यूज़ करेगा? कंपनी के अंदर मैनेजमेंट यूज़ करेगा, पता लगाने के लिए कितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है। एम्प्लॉय देखेंगे कि कंपनी कितना प्रॉफिट करी, फिर उस हिसाब से उनकी सैलरी वगैरह बढ़ेगी। एक्सटर्नल में कौन कौन होते हैं? गवर्नमेंट देखती है, उस हिसाब से टैक्स लगेगा, जिसके हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट लॉस हो रहा होगा। तो होप आपको अकाउंट्स क्या होता है और अकाउंटिंग क्या होता है समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। चलिए फ्रेंड्स, होप आपको अकाउंट और अकाउंटिंग क्या होता है वो समझ में आ गया हो। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है, जी हम अकाउंटिंग करें क्यों पढ़ें हम? तो क्या एम है? देखिए, अकाउंटिंग क्यों करें हम, क्या क्या चीज़ें होती है अकाउंटिंग करने से। रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन ए सिस्टमेटिक मैनर। जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी बिजनेस से रिलेटेड वो सारी हम सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करेंगे। जैसे जो ट्रांजेक्शन 10 को हुई, फिर 11 को हुई, तो हम डेट वाइज ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। सिस्टमेटिक वे में होता है सारी चीज़ें। तो आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड है प्लानिंग ऑन हाउ दे एलोकेट देयर रिसोर्सेज थ्रू बजटिंग। तो कंपनी क्या होता है, अपना बजट निकालती है, उसके थ्रू जितना कंपनी पे पैसा होता है फिर कंपनी डिसाइड करती है कि हमें इतना पैसा इस जगह पे लगाना है, इतने पैसे की हम ये मशीन ले लेंगे। तो हम बजटिंग के थ्रू क्या करते हैं? रिसोर्सेज को एलोकेट मतलब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि मुझे कितना पैसे की मशीन खरीदनी है, 80,000 या 1 लाख की, कितने पैसे का मुझे कुछ खरीदना है, बहुत सारे सामान होते हैं। तो प्लानिंग के थ्रू ही हम रिसोर्सेज को एलोकेट। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड है अकाउंटिंग से क्या होगा? डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलेगी कि हमें डिसीजन कैसे लेना है। मान लो कंपनी लॉस में चल रही है तो हम ऐसा क्या डिसीजन लें कि कंपनी दोबारा प्रॉफिट ना हो। और हमें परफॉर्मेंस मेजर करने में भी हेल्प करता है कि पिछले साल के मुकाबले कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, उस हिसाब से एक्शन लेंगे। फोर्थ है हेल्प्स मैनेजमेंट इन मिनिमाइजिंग रिस्क। फोर्थ के मैनेजमेंट को हेल्प करती रिस्क कम से कम हो, कि क्या हमारे जो पिछले साल था क्या कारण था कि हमारा लॉस हुआ, हम कैसे उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं इस साल, क्या स्टेप्स उठा सकते हैं। तो ये भी हमें अकाउंटिंग के थ्रू पता चलता है। एंड कम्युनिकेट नेसेसरी
एंड कम्युनिकेट नेसेसरी इन्फॉर्मेशन टू द यूज़र। और जो भी हमें इन्फॉर्मेशन पता चलेगी हम यूज़र्स को बता देंगे। यूज़र्स कौन होते हैं? जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की यूज़ करते हैं, मैनेजमेंट, गवर्नमेंट हो गई, तो हम उन्हें कम्युनिकेट कर देंगे कैसे बिज़नेस का प्रॉफिट रहा, उस हिसाब से गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स लगाती है और मैनेजमेंट अपना आगे का प्रोसेस करती है। फिफ्थ, हेल्प्स इन रेजिंग फाइनेंस। अकाउंटिंग से हमें पता चलता है कि हमें कितना पैसे की और ज़रूरत है, तो हम और बैंक से लोन लेंगे, तो हमें फाइनेंस के लिए भी हेल्प करता है। एंड प्रमोट्स अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी क्या होती है कि डिपार्टमेंट वाइज सबको एक डिपार्टमेंट दे दिया जाता है, तो जिस डिपार्टमेंट का नुकसान हुआ वो डिपार्टमेंट बच नहीं सकता। जैसे मान लो एक डिपार्टमेंट लॉस में, सेल्स डिपार्टमेंट, तो क्या ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो लॉस में जा रही है, तो बच नहीं सकता। अकाउंटेबिलिटी समझ में आया? तो होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की क्या फ़ायदे हैं। आप ऑब्जेक्टिव से ही आधे फ़ायदे तो हम ऑब्जेक्टिव से ही निकाल देंगे। देखिए आप, कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। सेकेंड है हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग लोन, हमने ऊपर कवर कर लिया। एविडेंस इन द कोर्ट, मान लो कोई लफड़ा हो गया तो अकाउंटिंग से क्या रहता है, हमारा सारा ऑन रिकॉर्ड रहता है, तो हम कोर्ट में दिखा सकते हैं, जिससे कि कोर्ट में एज एन एविडेंस हम यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ है इंटर एंड इंट्रा फर्म कंपेरिजन। इंटर और इंट्रा में क्या डिफरेंस होता है? इंटर होता है कंपनियों के बीच में, एक कंपनी से दूसरी कंपनी के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं कि वो कंपनी प्रॉफिट में क्यों चल रही है, हमारी कंपनी लॉस में क्यों चल रही है, कुछ इसका बेटा। अब इंट्रा फर्म, इंट्रा मतलब विद इन, हम फर्म के अंदर भी कंपैरिजन कर सकते हैं कि पिछले साल से हमारा इस साल कितना लॉस या प्रॉफिट हुआ है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। फिफ्थ है फैसिलिटेट्स ऑडिटिंग। ऑडिटिंग में भी हेल्प करता है। ऑडिटिंग क्या होता है? जब चेक वगैरह किया जाता है कि कंपनी अकाउंटिंग सही से कर रही है नहीं कर रही है, तो अगर हमने प्रॉपर वे से अकाउंटिंग करी होगी तो हमें ऑडिटिंग में हेल्प मिलेगी। सिक्स है इफेक्टिव मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को हेल्प करेगा डिसीजन लेने में, हमने ऊपर पढ़ लिया था। अब देखिए डिसएडवांटेज क्या है। डज नॉट गारंटी एक्यूरेसी। एक्यूरेसी की गारंटी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि मान लो हमने मशीन 80,000 दिखा रखी है, अब मशीन की जो 80,000 वैल्यू है वो तो पास्ट के कंपैरिजन में दिखा रखी है, अब चेंज भी तो होती रहती है मशीन की वैल्यू, हर साल सेम थोड़ी रहेगी। तो यानी कि एक्यूरेसी जरूरी नहीं है कि एकदम एक्यूरेट हो। सेकेंड, इट इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट। अब देखो हम सारे एलिमेंट क्वांटिटी से रिलेटेड, अकाउंट्स में तो सारे मनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, तो हम क्वालिटेटिव चीज़ें नहीं लेते कि वो मैनेजर कितने साल से ऑनेस्टी से काम कर रहा है या कितने अच्छे से वो टाइम पे प्रिपेयर कर रहा है, हम वो सब चीज़ें नहीं लेते। हम क्वालिटेटिव चीज़ें क्या कर देते हैं? इग्नोर कर देते हैं। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है, हमें क्वालिटेटिव चीज़ें भी ध्यान में रखनी चाहिए। थर्ड है विंडो ड्रेसिंग। और इसका मतलब क्या हो गया? विंडो को सजाना है। यहाँ पे विंडो नहीं, यहाँ क्या सजाते हैं? अकाउंट्स को। मतलब क्या है, हमने अकाउंट्स को क्या करते बढ़ा चढ़ा के दिखा दिया। जैसे मान लो 10 लाख का हमने प्रॉफिट दिखा दिया, लेकिन 10 लाख में असली में था नहीं, तो हम क्या करें? मैन्युपुलेट कर रहे हैं। तो उसे क्या बोलते हैं? विंडो ड्रेसिंग। यानी कि हम अकाउंट्स को क्या कर रहे हैं? मैन्युपुलेट कर रहे हैं। इतना प्रॉफिट है नहीं हम जितना दिखा रहे हैं, तो ये भी नुकसान है, मैन्युपुलेट कर सकता है अकाउंट। तो ये क्या हो गया? डिसएडवांटेज। फोर्थ क्या है? कॉस्टली फॉर स्मॉल बिजनेस। जो छोटे मोटे बिजनेस होते हैं उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो इतने सारे अकाउंटेंट हायर कर लें या वो टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ करें, तो उनके लिए कॉस्टली भी हो सकती है। फिफ्थ है बिजनेस प्राइवेसी। आप कुछ भी छुपा नहीं सकते, आपको जो प्रॉफिट है वो आपको शो करना पड़ेगा अपने कॉम्पिटिटर को भी, या पूरे रिपोर्ट में आ जाता है। आप छुपा के नहीं रख सकते, अरे हमारा प्रॉफिट हम किसी को नहीं बताएंगे, ऐसा नहीं, आपको शो करना पड़ता है सबको, गवर्नमेंट को और भी जितने रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन उन सबको हमें शो करना पड़ता है, हम छुपा नहीं सकते। तो बिजनेस प्राइवेसी भी नहीं है। तो होप आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग अकाउंटिंग हम क्यों करते हैं, क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, आपको क्लियर हो गया। तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस देखते हैं। बुक कीपिंग पहले स्कोप के बेसिस पे देखते हैं, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग। अकाउंटिंग के ये 4 स्टेप्स तो बुक कीपिंग में भी आएंगे, बट अकाउंटिंग में 4 स्टेप एक्स्ट्रा आते हैं, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन। तो यानी कि अकाउंटिंग का स्कोप क्या होगा? वाइड है, बुक कीपिंग एक नैरो स्कोप का है। ओके। परफॉर्मेंस, बुक कीपिंग जूनियर स्टाफ परफॉर्म करते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा स्किल्स नहीं चाहिए, लेकिन अकाउंटिंग एक सीनियर स्टाफ परफॉर्म करते हैं, जैसे सीए हो गया, सीएस हो गया, सीएमए हो गया, ये सब अकाउंटिंग सीनियर स्टाफ परफॉर्म करते हैं। जूनियर स्टाफ में जनरली अकाउंटेंट, क्लर्क, ये सब आते हैं। ठीक है। स्टेज देखिए, प्राइमरी स्टेज होती है, बुक कीपिंग को हम प्राइमरी स्टेज बोलते हैं क्योंकि इसमें स्टार्टिंग के 4 स्टेज आते हैं। अकाउंटिंग को बोलते हैं सेकेंडरी स्टेज। ये कब चालू होती है? जब बुक कीपिंग खत्म हो जाती है। बुक कीपिंग कहाँ से खत्म हो गई? क्लासीफाइंग। तो इसके बाद से
चालू हो जाएगी। होप आपको समझ में आ गया हो। नेचर ऑफ जॉब, रूटीन जॉब, ये बंदा कोई भी कर सकता है जो रूटीन बेसिस पे काम करता है। लेकिन अकाउंटिंग कैसी जॉब है? एनालिटिकल मतलब जिसमें स्किल्स चाहिए एनालाइज करने की कि क्यों हमारा प्रॉफिट कम आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है, लॉस में क्यों बढ़ोतरी हो रही है, तो ये सारी स्किल्स चाहिए। एंड सिमेट्रिकल मतलब दोनों साइड इक्वल। जब अकाउंट्स हम बनाते हैं तो दोनों साइड जो हमारी डेबिट क्रेडिट होती है, हम आगे पढ़ेंगे, वो दोनों इक्वल होती है। तो कैसे वो इक्वल लाता है अकाउंटेंट, वो भी उसके नेचर ऑफ जॉब है। होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद है स्पेशल स्किल। उसके बाद है स्पेशल स्किल्स। बुक कीपिंग में कोई स्पेशल स्किल्स नहीं चाहिए, उसे कोई भी रूटीन वाला बंदा कर सकता है। लेकिन अकाउंटिंग में स्पेशल स्किल्स चाहिए, जैसे सीए वगैरह के लिए स्पेशल अकाउंटिंग स्किल्स होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव, इसका क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं? सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखे। और इसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है? टू सर्टेन नेट रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशन, मतलब हमने जो भी साल काम किया उसका क्या नेट रिजल्ट निकला। एंड कम्युनिकेट द इन्फॉर्मेशन टू द यूज़र, और जो भी रिजल्ट निकलेगा हमारा प्रॉफिट या लॉस हो वो हम कम्युनिकेट करेंगे जो भी यूज़र्स होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को। तो होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। बुक कीपिंग एक नैरो स्कोप का है, अकाउंटिंग एक वाइडर स्कोप का है। ये जूनियर स्टाफ परफॉर्म करते हैं, सीनियर, इसके लिए स्पेशल स्किल्स नहीं चाहिए, इसके लिए चाहिए ये रूटीन जॉब होती है, और ये एनालिटिक एंड सिमेट्रिकल जॉब होती है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करेंगे ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। 3 तरीके की अकाउंटिंग होती है। एक होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक होती है कॉस्ट अकाउंटिंग, एक होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम क्या देखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस को जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हो वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में देखेंगे, और ये ईयर एंड में निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या हम देखेंगे? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब हमने जितना भी प्रोडक्शन किया उसकी टोटल कॉस्ट कितनी है। सपोज कीजिए आप केक बनाते हैं, तो केक में क्या क्या यूज़ होता है? मिल्क, क्रीम, मैदा, इन सब की कितनी कॉस्ट है उस प्रोडक्ट को बनने में, तो वो कॉस्ट अकाउंटिंग में देखेंगे। थर्ड आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। जो भी इंफॉर्मेशन हमें फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू पता चलती है उससे हम मैनेजमेंट जो है डिसीजन लेता है, तो सब क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इन दोनों के बेसिस पे ये काम करता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में दोनों चीज़ें होती है, फाइनेंशियल और कॉस्ट, उसके बेसिस पे हम डिसीजन लेंगे। सपोज कीजिए हमारा हो रहा है लॉस, तो मैनेजमेंट ऐसा क्या डिसीजन लेगा जिससे कि वो लॉस मिनिमाइज हो सके इन फ्यूचर में। या सपोज कीजिए बिजनेस की कॉस्ट बहुत हाई हो रही है, तो मैनेजमेंट कैसे पॉलिसी निकालेगा कि उन कॉस्ट को मिनिमाइज कर सके। उसके बाद हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग वर्सेज अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी क्या होता है? अकाउंटेंसी इज ए नॉलेज, वेयर एज अकाउंटिंग इज ए एक्शन और प्रोसेस। अकाउंटेंसी का एक नॉलेज है जिसके बेसिस पे हम क्या करेंगे? अकाउंटिंग करेंगे। जैसे मैंने आपको पीछे पढ़ाया था कि अकाउंटिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं? आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई। अब रिकॉर्ड और क्लासीफाई करेंगे कैसे? कौन से प्रिंसिपल के बेसिस पे करेंगे? क्या रूल्स होंगे? वो कौन बताएगा हमें? अकाउंटेंसी बताएगा। तो अकाउंटेंसी के एक नॉलेज है, उसी के बेसिस पे क्या होगी? अकाउंटिंग होगी। अब बिना नॉलेज के थोड़ी हम अकाउंटिंग कर लेंगे, तो रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे ना अकाउंटिंग के, तो वो हमें अकाउंटेंसी बताएगा। सेकंड पॉइंट देखिए, अकाउंटिंग प्रोसेस इज कैरीड आउट ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम्ड बाय अकाउंटेंसी। यानी कि अकाउंटेंसी जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगा उसके बेसिस पे अकाउंटिंग होगी। तो होप आपको ये क्लियर हुआ हो। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारे जो सिलेबस में है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग आप कॉलेज में पढ़ेंगे। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स हम पढ़ लेते हैं ताकि हमें आगे न्यूमेरिकल्स में दिक्कत ना हो। चलिए पहला टर्म है एसेट्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म। क्या होता है एसेट? एनीथिंग विच विल इनेबल अ बिजनेस एंटरप्राइज टू गेट कैश और बेनिफिट इन फ्यूचर इज कॉल्ड एसेट। कोई भी ऐसी चीज़ें जो बिजनेस को कैश प्रोवाइड करे या फ्यूचर में बेनिफिट प्रोवाइड करे, वो क्या होता है? एसेट्स। कोई भी चीज़ जो जिससे हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिले। 3 तरीके के होते हैं एसेट्स। एक होता है नॉन करंट एसेट, एक होता है करंट एसेट, और एक होता है फिक्टिशियस एसेट्स। नॉन करंट एसेट क्या होता है? देखिए, एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर कंटिन्यूड यूज इन बिजनेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज।
ऐसे एसेट जिन्हें हम बिज़नेस में लगातार यूज़ करते हैं, जिससे कि हमारे गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो सके। जैसे मशीन हो गया, मशीन से ही तो गुड्स बनेंगे हमारे। लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, उस वहीं पे सारी मशीन रखी जाएंगी, वहीं पे सारा प्रोडक्शन होगा। तो ये क्या है, मशीन, लैंड एंड बिल्डिंग, ये एसेट ही तो हुआ। इससे हमें फ्यूचर में बेनिफिट ही तो होगा, क्योंकि हम प्रोडक्शन बनाएंगे, बेचेंगे, हमें प्रॉफिट होगा। तो इससे क्या हो रहा है, हमें बेनिफिट मिल रहा है फ्यूचर में। तो इससे क्या बोलेंगे, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट बोलेंगे। होप आपको क्लियर हुआ। अब बात है करंट एसेट की। नॉन करंट एसेट को सेल नहीं करते, उसे हम कंटिन्यूड यूज़ के लिए रखते हैं, बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल होते हैं। अगर ये बेचेंगे भी तो इन्हें बहुत लंबे टाइम बाद बेचते हैं, 5 साल 10 साल। इनको तुरंत नहीं बेचते, जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं वो लंबे समय तक के लिए काम होती है। इसका उल्टा है करंट एसेट। करंट एसेट को हम सेल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और या तो मैनेजमेंट उन्हें 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट करवा देगा, मतलब उन्हें हम बेच देंगे। जैसे मान लो डेटर वो लोग होते हैं जिन्हें हमें उधार का पैसा वापस करना होता है। जैसे मान लो मैंने किसी को सामान बेचा, मैंने उससे पैसे नहीं लिए, लेकिन मैंने उसका नाम नोट कर लिया, तो मेरा क्या वो डेटर हुआ। मुझे फ्यूचर में वो कैश देगा ना, तो मुझे फ्यूचर में क्या होगा, बेनिफिट मिलेगा। तो क्या हो गया, डेटर हो गया। तो जनरली 1 ईयर के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। स्टॉक्स क्या हो गया, स्टॉक्स को हम बेच सकते हैं, जो जनरल सामान होता है रोज़मर्रा का, उन्हें हम बेच देते हैं। तो करंट एसेट में ऐसी कोई भी चीज़ हम सेल कर सकते हैं, या जिसे मैनेजमेंट 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट करवा दे, उससे बोलते हैं करंट एसेट। होप आपको समझ में आएगा। थर्ड एसेट है फिक्टिशियस एसेट। एसेट्स दैट कैन नॉट बी रियलाइज्ड इन कैश एंड एक्सपेंडिचर नॉट येट रिटर्न ऑफ, सच एज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, आपको शायद अभी समझ में भी ना आए, ये आपको बाद में समझ आएगा जब आप 12th में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं बस आपको इतना बता देता हूँ, ये ऐसे एसेट्स होते हैं जिन्हें हम कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, या जिनका एक्सपेंडिचर हम राइट ऑफ नहीं कर सकते, बहुत ही लंबे टाइम के लिए होते हैं। जैसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है, ये साल दर साल चलता रहता है, लंबे समय तक के रहता है। जैसे हम आगे पढ़ेंगे आपको और डिटेल में समझ में आएगा। मेन ये दो ही हैं, नॉन करंट और करंट। तीसरा मैंने आपको बता दिया। नॉन करंट में भी 2 तरीके के एसेट होते हैं, मैं अभी बता देता हूँ, इंटेंजिबल और टेंजिबल। टेंजिबल वो होते हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी। इंटेंजिबल एसेट्स भी होती हैं, जैसे गुडविल हो गया। गुडविल क्या होता है, जो कंपनी की ब्रांड वैल्यू होती है, उससे भी तो कंपनी को बेनिफिट होता है। जैसे मान लो बाटा शोरूम है, अब बाटा का नाम है यार, उनके शूज़ बहुत अच्छे होते हैं, तो ये क्या है, एक उनके लिए एसेट ही तो है ब्रांड गुडविल। उससे क्या, और उनके रेवेन्यू जनरेट होगी, फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। तो ये क्या है, इसका एग्जांपल है, इनटेंजिबल का एग्जांपल है गुडविल, पेटेंट, जिन्हें हम टच नहीं कर सकते। टेंजिबल में मशीन, लैंड एंड बिल्डिंग, ये सब। तो अब आपको समझ में आ गया एसेट्स क्या होते हैं। तो चलिए अब चलते हैं लायबिलिटीज़ पे। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं लायबिलिटी क्या होता है। इट रेफर्स टू द अमाउंट विच द फर्म ओड टू आउटसाइडर। ओड मतलब पेबल, मतलब देना बाकी है। वो अमाउंट आउटसाइडर्स को देना बाकी है, उसे हम क्या बोलते हैं, लायबिलिटी। हमने भी पेमेंट नहीं करी है, पेमेंट करना भी बाकी है। एक्सेप्टिंग द अमाउंट ओड टू प्रोप्राइटर, बोल रहे इसमें क्या चीज़ इंक्लूड नहीं करी है, प्रोप्राइटर्स को जो भी अमाउंट ओ है, मतलब बिजनेस और जो ओनर होता है वो अलग अलग होता है। अकाउंटिंग बोलता है, जैसे मान लो मैं बिज़नेस ओपन कर रहा हूँ कोई नाम से, तो मैं और बिज़नेस अलग अलग होंगे, ध्यान रखना। ये अकाउंटिंग का एक प्रिंसिपल है, सेपरेट लीगल एंटिटी बोलते हैं, यानी कि मैं और मेरा बिजनेस अलग अलग है। तो यानी कि मैं जो भी पैसा डालूंगा तो वो भी तो एक तरीके से लायबिलिटी होगी। उससे हम क्या कहते हैं, उसको नाम कहते हैं कैपिटल। अगला टॉपिक हमारा यही है, तो आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये किसका पार्ट हो गया, तो इंटरनल लायबिलिटी का पार्ट हो गया ना। मैं तो कंपनी के अंदर का हूँ, और यहाँ का लिखा आउटसाइडर लिखा है, और आउटसाइडर का कंपनी के बाहर वाले हो गए, इसलिए एक्सेप्शन। वो आपको समझ में आ गया, फिर से बता देता हूँ मैं। ऐसा कोई भी अमाउंट जो बिजनेस वालों को, बाहर वालों को पे करना, उसे हम बोलते हैं लायबिलिटी। लेकिन इसमें एक्सेप्शन क्या, प्रोप्राइटर का अमाउंट इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि वो इंटरनल कंपनी का हिस्सा माना जाता है। समझ में आ गया। जैसे हमने कोई भी लोन लिया, तो वो सारा क्या होगा, पेमेंट करनी है ना। बिजनेस लोन लेता है, वो क्या होती है, लायबिलिटी होती है, पेमेंट करनी होती है। समझ में आ गया। अब लायबिलिटी 2 तरीके की होती है, करंट और नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो हमें जल्दी पे करनी होती है, जनरली 1 ईयर के अंदर पे करनी होती है, हम क्या बोलते हैं, करंट लायबिलिटी बोलते हैं। जैसे क्रेडिटर हो गया, क्रेडिटर वो होते हैं जिनसे हम उधार में सामान लेते हैं। जैसे मान लो मैं ख़रीदने गया कुछ, मैंने पेमेंट नहीं करी, तो वो मेरा क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया, मुझे उससे पेमेंट करनी है। लेकिन मैं उसका क्या हो गया, डेटर, उसको तो पेमेंट मिलने वाली है। तो ध्यान रखना, मेरा वो क्या हो गया, क्रेडिटर, और मेरा क्या हो गया, डेटर हो गया। समझ में आ गया आपको।
हमें जनरली 1 ईयर के अंदर पे करना होता है। दूसरा एग्जांपल बिल्स पेबल मतलब पे करना बाकी है, अभी मैंने बिल नहीं दिया, तो ये भी जनरली 1 ईयर के अंदर पेमेंट करना होता है। नॉन करंट में लंबे टाइम के लिए जो भी पैसा पे करना होता है उसे हम नॉन करंट लायबिलिटी बोलते हैं। जिसमें बैंक लोन लिया है, जब बैंक से लोन लेते हैं जनरली लंबे समय तक ले लेते हैं, मिनिमम 5-10 साल बाद, तो क्या होता है लॉन्ग नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हो गई लंबे समय तक के लिए, तो इसका पार्ट हो गया नॉन करंट लायबिलिटी का। वो बात को समझ में आ गया। अब देखते हैं कैपिटल क्या होता है नेक्स्ट। चलिए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं। कैपिटल किसे कहते हैं? इट रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर। जो भी प्रोप्राइटर क्या होता है? जो भी ओनर होता है बिजनेस का, जो भी पैसा बिजनेस में लगाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। जैसे मान लो मैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 80,000 रुपये लगा रहा हूँ, तो 80,000 रुपये क्या होगी? कैपिटल होगी। तो एक तरीके से मैंने भी तो कंपनी को दिया ही था वो पैसा, तो इसलिए हमने पिछले में पढ़ा था ना कि एक्सेप्शन पढ़ा था लायबिलिटीज़ में, कि सिर्फ एक ही लायबिलिटी जो इंटरनल लायबिलिटी में आती है वो कौन सी होती है? कैपिटल होती है। ठीक है, कैपिटल में ज़रूरी नहीं पैसा लगा, मैं कुछ गुड्स भी दे सकता हूँ। मान लो मैंने मशीन खरीद के दे दी फर्म को, तो क्या हो गया? गुड्स भी दे सकता हूँ, एसेट्स भी दे सकता हूँ। अब है नेक्स्ट रिलेशनशिप बिटवीन एसेट लायबिलिटीज एंड कैपिटल। रिलेशनशिप क्या होता है? एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ये रिलेशन आप ध्यान रखेंगे, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। नेक्स्ट ड्राइंग क्या होता है? एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज़। मान लो मैंने बिजनेस, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत आन पड़ी है, तो मैंने 20,000 रुपये बिजनेस से निकाल लिया, मैंने कुछ सामान निकाल लिया, तो हम क्या बोलेंगे? ड्राइंग बोलेंगे। मैंने पर्सनल यूज़ के लिए निकाले, बिजनेस के यूज़ के लिए नहीं, अपने घर के लिए यूज़ के लिए निकाले, तो उसमें क्या बोलते हैं? ड्राइंग बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया हो। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे एक्सपेंस क्या होता है। इट इज़ द कॉस्ट इन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी हम सामान बनाते हैं उससे रिलेटेड जो भी कॉस्ट आती है सामान बनाने में, उसमें क्या बोलते हैं? एक्सपेंस बोलते हैं। रेवेन्यू क्या होती है? जो भी हम सामान को बेचेंगे उससे जितना भी पैसा मिलेगा, तो हमें क्या बोलेंगे? उससे रेवेन्यू बोलेंगे। और इनकम क्या बोलेंगे? जो भी हमें बेनिफिट हुआ रेवेन्यू में से सरप्लस एक्सपेंस माइनस करके उसमें क्या बोलेंगे? इनकम बोलेंगे। एग्जांपल देखिए, मैंने कुछ कॉस्ट है पेन की, सपोज कीजिए 10 रुपये, मैंने कितने में बेचा? मैंने सेल किया उसको 20 रुपये में। तो ये जो मैंने सेल किया ये क्या हो गई? रेवेन्यू हो गई। रेवेन्यू और इनकम क्या हो गया? जो मुझे एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला। एक्स्ट्रा मुझे कितना मिला? माइनस कर दूंगा 20 में से 10, जो भी मुझे रेवेन्यू है उसमें से मैं एक्सपेंस माइनस कर दूंगा, तो क्या आ गया? इनकम आ जाएगी। समझ में आ गया? जैसे 20 रुपये की जगह मैं 10 रुपये की जगह मैं 20 में बेचता हूँ, तो मुझे तो 10 रुपये का फ़ायदा हो, मेरे क्या होगा? इनकम। होप आपको समझ में आ गया होगा एक्सपेंस, रेवेन्यू और इनकम। रेवेन्यू और इनकम में डिफरेंस पता होना बहुत ज़रूरी है। रेवेन्यू होती है सेलिंग प्राइस, लेकिन इनकम होती है सरप्लस ओवर रेवेन्यू। होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम एक्सपेंडिचर स्टार्ट करेंगे। तो देखिए क्या होता है? एनी ट्रांसफर ऑफ कैश और प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ एक्वायरिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज फॉर एक्सपेंडिचर। ऐसा कोई भी एक्सपेंस जिससे हमें एसेट मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है, जो हमने पीछे पढ़ा था एक्सपेंस, वो क्या था? उसमें हमें कोई एसेट पे खर्चा नहीं कर रहे थे, हम जनरल गुड्स एंड सर्विस पे खर्चा कर रहे थे। जैसे कोई भी छोटा मोटा रॉ मटेरियल खरीद लिया, वो खर्चा, कोई मशीन वगैरह नहीं खरीद रहे थे, एसेट वगैरह। लेकिन जब हम किसी एसेट पे खर्चा करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर। होप आपको एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में फ़र्क पता चल गया होगा। एक्सपेंडिचर हम एसेट्स पे खर्च करते हैं एसेट एक्वायर करने के लिए, लेकिन एक्सपेंस हम एसेट एक्वायर करने के लिए नहीं, और चीज़ों में खर्चा करते हैं, छोटे मोटे गुड्स सर्विस परचेज करने। होप आपको समझ में आ गया होगा। एक्सपेंडिचर भी 3 तरीके के होते हैं: कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? ऐसे एक्सपेंडिचर जिनसे हम एसेट्स खरीदते हैं। जैसे मैंने बताया, हमने कोई लैंड एंड बिल्डिंग परचेस कर ली, कोई मशीन खरीद ली, तो वो किसका पार्ट हुआ? कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? ऐसे एक्सपेंडिचर जो जिनका बेनिफिट हमें उसी अकाउंटिंग पीरियड में मिल जाता है, उसमें क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो
लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए नहीं तो छोटे मोटे टाइम पीरियड के लिए होते हैं, उसके अकाउंटिंग पीरियड के लिए होता है। जैसे कोई हमने इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, सैलरी दी हमने एम्प्लॉय को, तो इधर खर्चा हो गया, इसे हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर के बेनिफिट हमें लंबे समय तक के नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने जो भी मशीन खरीदी वो हमें अब लगभग 5, 6 या 10 साल जब तक चलेगी तब तक बेनिफिट देगी। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट हमें उसी अकाउंटिंग पीरियड में मिल जाता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, अब हर महीने या हर साल का अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी चार्ज आता है ना, ऐसा तो नहीं कि हर 10 साल में इलेक्ट्रिसिटी चार्ज आएगा, ऐसा तो नहीं होता ना। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर छोटे मोटे खर्चे जिनका बेनिफिट हमें उसी टाइम पीरियड में मिल जाता है। होप आपको समझ में आ गया। सैलरी, जैसे सैलरी एक पर्टिकुलर मंथ या ईयर की होती है तो इसे हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। होप आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऐसे एक्सपेंडिचर जिनका बेनिफिट हमें लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए मिलता है, जिन्हें हम एक बार तो कर देते हैं लेकिन जिनका बेनिफिट हमें लंबे समय तक मिलता है। जैसे हमने एडवर्टाइज़ कर दिया प्रोडक्ट, तो एडवर्टीजमेंट क्या हो गया, वो बार बार चलती रहेगी, उसका बेनिफिट हमें बहुत लंबे टाइम तक मिलेगा, तो हम क्या बोलते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, द एक्सपेंडिचर ऑफ विच द बेनिफिट इज लाइकली टू रिसीव ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। वो आपको समझ में आ गया होगा, 3 जो मैंने बताए हैं। सिमिलरली रिसिप्ट का भी आ जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट क्या होगी, जब हम एसेट्स को सेल कर देंगे तो हमें कैपिटल रिसिप्ट मिल जाएगी, या बिल्डिंग को सेल कर देंगे। रेवेन्यू रिसिप्ट जो भी हमने सैलरी दी होगी, मिली होगी एम्प्लॉय को, जो भी हमें शॉर्ट टर्म इनकम जनरेट हुई होगी, उस हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट को बोलेंगे। तो वो लिखवाने की तो आपको ज़रूरत नहीं होगी। वो जैसे एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस था, वैसे ही रेवेन्यू और रिसिप्ट में मैंने डिफरेंस बताया। रिसिप्ट भी 2 तरीके की होंगी, वो 2 तरीके की होती है, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक इसका अपोजिट, उसमें हम एसेट सेल कर देंगे, उसमें हमें बेनिफिट इनकम उसी टाइम पीरियड के लिए मिलेगी, जैसे डिविडेंड मिल गया, तो ये सारी रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट है। तो होप मैं वो लिखवा नहीं रहा, होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम जनरल एंट्री पे चलते सीधे। मैंने कुछ टर्म्स बता दिए, जो आगे कुछ टर्म्स बचे उनको हम जैसे जैसे इंट्रोड्यूस होंगे मैं समझाता जाऊँगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, मैंने बताया था अकाउंटिंग के प्रोसेस में। तो आइडेंटिफाई कर लेंगे, मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। सेकंड क्या था, मेजर करेंगे। थर्ड क्या था, रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड किस में करते हैं, जनरल एंट्री में। तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे जनरल एंट्री। कुछ टर्म्स जो बचे बेसिक, वो जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाऊँगा वैसे वैसे मैं आपको समझाता जाऊँगा। तो चलिए अब जनरल एंट्री स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं जनरल एंट्री। तो पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में मारोगे, जनरल एंट्री क्या होता है। तो चलिए बताते हैं। इट इज़ अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री इन विच ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इसमें 3 वर्ड आए हैं, प्राइमरी, ट्रांजेक्शन्स और क्रोनोलॉजिकल। प्राइमरी क्या होता है, मेन। तो सबसे पहले एंट्री कहाँ जाएंगी, जनरल एंट्री की बुक में जाएगी। दूसरा वर्ड क्या होता है, ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन मतलब सेल परचेज से रिलेटेड। क्रोनोलॉजिकल मतलब डेट वाइज, यानी कि जो पहले 10 तारीख की ट्रांजैक्शन आएंगी फिर 11 तारीख की, डेट वाइज रिकॉर्ड करेंगे। यानी कि पहले 20 तारीख की कर ली, फिर बाद में 19 तारीख की कर रहे, फिर 25, फिर 12 की, ऐसे नहीं, डेट वाइज जो पहले आया उसे ही हम करेंगे। तो होप आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। इट इज़ अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री इन विच ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ऐसी बुक जिसमें ट्रांजैक्शंस क्रोनोलॉजिकल वे में रिकॉर्ड होते हैं क्या बोलते हैं, जनरल एंट्री। तो कुछ रूल्स हैं, देख लीजिएगा। तो 2 साइड होती है, एक होती है डेबिट साइड, एक होती है क्रेडिट साइड। डेबिट को हम शॉर्ट में लिखते हैं DR, और क्रेडिट को हम क्या लिखते हैं शॉर्ट में, CR। तो क्रेडिट और डेबिट, होप आपको क्लियर हो गया हो। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जब भी एसेट्स और एक्सपेंस इंक्रीज होंगे तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और जब वो डिक्रीज होंगे तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इन दोनों का रूल याद कर लीजिएगा। एसेट और एक्सपेंस का सेम रूल है, बढ़ेंगे तो डेबिट और डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट। रेवेन्यू, लायबिलिटी और कैपिटल का एक जैसा रूल है, बढ़ेंगे तो क्रेडिट और कम होंगे तो डेबिट। होप आपको रूल क्लियर हो गया होगा। इनका जस्ट अपोजिट इनका रूल है। तो आप कोई भी 2 याद कर लीजिए कि एसेट एक्सपेंस बढ़ेंगे तो डेबिट होंगे, बाकी जो रेस्ट है उनका रूल उल्टा, वो बढ़ेंगे तो क्रेडिट होंगे। तो होप आपको समझ में आ गया। तो चलिए हम एग्जाम्पल्स के थ्रू और डिटेल में समझते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन देखते हैं जनरल एंट्री के। गुड कैपिटल इंट्रोड्यूस इन बिजनेस, इसका मॉडल लेते हैं 5 लाख। गुड सोल्ड टू राम, गुड परचेज फ्रॉम लक्ष्मण। 4 क्वेश्चन दिए मैंने बेसिक, तो देखते कैसे करते हैं। देखिए फॉर्मेट कैसा होता है जनरल एंट्री का। पहला आएगा डेट,
फिर आएगा पर्टिकुलर्स, यानी कि जिसमें डिटेल लिखी जाएंगी। फिर आएगा लेजर फोलियो, ये फ़िलहाल किसी काम का नहीं है, ये लेजर का पेज नंबर होता है, अभी आप इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। फिर आती है डेबिट साइड, फिर आती है क्रेडिट साइड, ठीक है ना। देखिए कैसे करेंगे, हर ट्रांजेक्शन के मिनिमम 2 इफेक्ट ज़रूर होंगे। देखिए कैपिटल इंट्रोड्यूस इन बिजनेस, जब हम बिज़नेस में पैसा लगाएंगे तो बिज़नेस में पैसा आएगा, तो पहले हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ों पे इफेक्ट पड़ रहा है। पहले कौन सी चीज़ हो रही है, कैश पे इफेक्ट पड़ रहा है और पैसा लगाया तो कैपिटल, तो दोनों बढ़ेंगी। बिजनेस में पैसा भी आ रहा है और कैपिटल भी आएगा। तो क्या रूल बताया था हमने, कैश क्या होता है, एसेट होता है, तो एसेट बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट। तो देखिए ऐसे लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, देखिए फॉर्मेट, फिर लिखते हैं 2, इसके नीचे नहीं लिखते, ठीक, थोड़ा स्पेस देते हैं, फिर लिखते हैं 2, क्या होगा, 2 कैपिटल, 2 कैपिटल अकाउंट, ये फॉर्मेट होता है। क्रेडिट नहीं लिखेंगे, 2 कैपिटल अकाउंट लिखते हैं क्रेडिट साइड, ठीक है ना। ये परफॉर्मा होता है, ऐसे ही हम नोट डाउन करेंगे सारी जनरेट। तो अमाउंट हमेशा डेबिट और क्रेडिट मैच होना चाहिए, तो डेबिट भी 5 लाख होगा, क्रेडिट भी 5 लाख, ठीक है। फिर हम नीचे नरेशन डालते हैं, नरेशन बोलते हैं जो समराइज़ करते हैं कि क्या ट्रांजेक्शन आपने रिकॉर्ड करी है, तो हम नरेशन लिख देते हैं ताकि हमें पता रहे कौन सी ट्रांजेक्शन में रिकॉर्ड। क्या लिखेंगे, बीइंग कैश इंट्रोड्यूस इन बिजनेस, क्या चीज़ हो रही है, क्वेश्चन में से हेल्प ले लेंगे हम नरेशन की, तो हम ये जरूर लिखना, इसको नंबर करते देते हैं, बीइंग कैश इंट्रोड्यूस इन बिजनेस। वो तो आपको समझ में आ गया। तो सेकेंडरी गुड सोल्ड टू राम, अब हमने राम को सामान बेचा है, कैश तो लिखा नहीं है तो मतलब उधारी पे बेचा है। अब राम क्या हो जाएगा हमारा, जब हम किसी को उधार पे सामान बेचते हैं वो हमारा क्या हुआ, डेटर हो गया। डेटर होता है ना जिसको उधार पे सामान बेचते हैं, डेटर क्या होता है हमारा, एसेट होता है। तो डेटर यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और साथ में क्या हो रहा है, मैंने गुड सेल सोल्ड किया है, तो सेल हो रही है हमारी, तो सेल भी बढ़ रही है। सेल किसका पार्ट होता है, रेवेन्यू का पार्ट होता है, पैसा आ रहा है ना, तो रेवेन्यू का पार्ट हो। तो जब डेटर बढ़ता है क्या होता है, डेबिट होता है। तो यहाँ पर डेटर का नाम मेंशन है, तो हम राम लिखेंगे, डेटर की वजह, तो राम अकाउंट डेबिट। 2 क्या लिखेंगे, सेल हुई तो सेल्स लिखेंगे, तो सेल्स अकाउंट, यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे 1000 रुपीज़, ठीक है। होगा आपको समझ में आ रहा हो हम कैसे जनरल एंट्री करें। हर चीज़ का मिनिमम 2 इफेक्ट होगा, तो पहले आप निकालेंगे कि इन 2 चीज़ों पे इफेक्ट पड़ रहा है, फिर उस हिसाब से हम जनरल एंट्री करेंगे। फिर हम नरेशन लिख लीजिएगा, मैंने स्पेस छोड़ दी, ठीक है, ये मैंडेटरी होता है। क्या लिखेंगे, बीइंग गुड सोल्ड टू राम, क्वेश्चन के हेल्प लेंगे। थर्ड देखिए, गुड परचेज फ्रॉम लक्ष्मण, तो मैंने लक्ष्मण से गुड परचेज किया। तो लक्ष्मण क्या हो गया, मैंने उससे उधार पे सामान खरीदा है, तो हमारा क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया। क्रेडिटर हुआ नहीं, पहले आप देखो कि इन 2 जो इफेक्ट पड़ेगा, हमारा क्रेडिटर हो रहा है, मैंने उधार पे सामान लिया, क्रेडिटर पड़ रहा है मेरा, क्या हो रहा है, मैंने सामान लिया। तो गुड्स नहीं लिखते, गुड्स की जगह हम क्या लिखते हैं, परचेज लिखते हैं। जब भी हम गुड्स जनरल एंट्री में गुड्स का नाम लिखते हैं, परचेज से डिनोट करते हैं, ठीक है। जब भी हम गुड्स परचेज करेंगे तो हम परचेज अकाउंट करेंगे, गुड्स अकाउंट नहीं होता, तो ध्यान रखिए। और जब भी हम गुड्स सेल करेंगे तो क्या लिखेंगे, हम सेल्स अकाउंट लिखेंगे, बट गुड्स अकाउंट कोई भी अकाउंट नहीं होता, ये ध्यान रखिए। हाँ, जब कोई एसेट दिया होगा, मशीन, बिल्डिंग, तब उसका नाम आएगा, लेकिन गुड्स का नाम नहीं लिखता जनरली। होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हम परचेज कर रहे हैं, परचेज क्या हो गया, हमारा एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस बढ़ रहा है और लाइबिलिटी बढ़ेगी, क्रेडिटर लाइबिलिटी में आता है। तो लाइबिलिटी का क्या रूल्स है, लाइबिलिटी तो क्रेडिट होती है और एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट होता है जब बढ़ता है। पीछे वाला रूल आप याद कर लेंगे, उसी पे बेस है। तो हम क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू लक्ष्मण। तो आपको समझ में आ गया मैं कैसे जनरल एंट्री कर रहा हूँ। पहले आप देखेंगे कि इन 2 साइड इफेक्ट पर डायरेक्ट जनरल एंट्री करने मत जाना, वरना कन्फ्यूजन हो जाएगी। पहले आप ऐसे रफ में निकाल लीजिएगा कि क्या 2 चीज़ों पे इफेक्ट पड़ रहा होगा। ध्यान रखना, हमेशा डेबिट आएगा फिर पैसे क्रेडिट डिनोट करते हैं, ध्यान रखिए कि इस चीज़ का यही फॉर्मेट होगा जनरल एंट्री का। अकाउंट डेबिट 2 स्पेस देंगे, थोड़ा स्पेस देंगे, फिर 2 लिखेंगे, लक्ष्मण अकाउंट। क्रेडिट वर्ड नहीं यूज़ करते, इसमें ध्यान रखिए। लास्ट देखिए, यहाँ पे भी नरेशन देखना मैंडेटरी, ठीक है। नरेशन क्वेश्चन से हेल्प लेंगे, बीइंग गुड परचेज, बीइंग से ही चालू होगी सारी नरेशन। लास्ट है टेकन लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से लोन लिया है। तो यार मेरे पे पैसा आता है, अगर मैं बैंक से लोन लेता हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ, और लोन लिया तो मेरी क्या बढ़ रही है, लाइबिलिटी बढ़ रही है, पैसा देना पड़ेगा फ्यूचर में।
कैश बढ़ रहा है तो कैश होता है एसेट, तो क्या हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, तो क्या लिख दूंगा मैं बैंक लोन। वो आपको जनरेट समझ में आ गया हो तो हम डालेंगे 10,000। वो आपको जनरल एंट्री करते कैसे हैं, रूल्स के हिसाब से मैंने आपको सिखा दिया है। तो आगे हम और टफ एंट्रियाँ करेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो वो मैंने आपको जितना भी पहले बताया होता क्या अकाउंटिंग क्या होती है, फिर मैंने बताया आपको कि उससे रिलेटेड क्या क्या हमारे ऑब्जेक्टिव क्यों करते हैं, एडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होता है। तो होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। हमने स्टार्टिंग से इंट्रोड्यूस किया था पहले अकाउंट्स क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटेंसी क्या होता है, फिर हमने क्या था कि हम करते क्यों, ऑब्जेक्टिव क्या अकाउंटिंग का, फिर हमने एडवांटेज डिसएडवांटेज देखे थे, फिर हमने कुछ टर्म्स देखे थे, एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है। फिर उसके बाद हमने पहला स्टेप क्या बताया था जर्नल एंट्री, तो फिर हमने जर्नल एंट्री स्टार्ट की। तो होप आपको जो भी मैंने समझाया समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम क्या करते हैं जर्नल एंट्री के बाद क्या नेक्स्ट स्टेप होता है क्लासीफाई करना, यानी कि लेजर अकाउंट बनाना। तो हम क्या करेंगे जो भी हमारी कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, जहाँ पे आपको कैश वर्ड दिख रहा है उसे हम कैश अकाउंट में डालेंगे। जहाँ पे सेम नाम दिख रहे हैं राम, और भी कई एंट्री में राम नाम आएगा तो हम एक राम के अकाउंट में डालेंगे। तो वो आपको समझ में आया हम करते कैसे हैं। अकाउंटिंग का बेसिक्स मैंने आपको बता दिया और जनरल एंट्री का मैंने बता दी कि करते कैसे हैं। आगे हम और भी कॉम्प्लेक्स जनरल एंट्रियाँ देखेंगे, फिर लेजर भी देखेंगे डिटेल में। तो होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। होप आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।